चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज आप लाइब्रेरी से संबंधित एक कहानी सुनेंगे। इस कहानी का नाम है रेचल की लाइब्रेरी। इसे हमने लिया है वेबसाइट epustakalay.com से। कहानी लिखी है रिचर्ड उंगर ने। चेलम के लोगों की एक गंभीर समस्या है। पेशे से पढ़े साइमन ने गांव वालों को चौक में इकट्ठा होने को कहा। कल मिंक्स के एक यात्री ने मुझसे पूछा कि क्या ये सच है कि चेलम के लोग रात के खाने में नाश्ता करते हैं और नाश्ते में रात का खाना खाते हैं। जब मैंने जवाब दिया बेशक, तो वो हंसा, पर इसके अलावा कुछ और भी है। बस आज सुबह मैंने लुबेस्की के एक कुली से चेलम की एक और बात सुनी। चेलम के लोग इतने मूर्ख हैं कि वे हाथों में मोजे पहनते हैं और पैरों में दस्ताने। पानी ढोने वाले इज़ी ने कहा, लेकिन साइमन, इसमें समस्या क्या है? ये सच है? सच है या नहीं, पर बाहरी लोग हमें मूर्ख समझे, हमें इस छवि को मिटाना होगा, साइमन ने उत्तर दिया। सभी गांव वालों ने सिर हिलाया, लेकिन वो सच्चे ज्ञानी है, ये वो लोगों को कैसे समझाएं? बहुत बहस के बाद उन्होंने एक विशेष प्रतिनिधि मंडल वारसा भेजने का फैसला किया। उन्होंने तर्क दिया कि वारसा जैसी दुनियादारी वाली जगह में उन्हें अपनी समस्या का हल जरूर मिल जाएगा। चेलम के निवासी अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्ट्रॉ से चित्र बनाते थे। कौन वारसा जाएगा, ये तय करने के लिए भी उन्होंने स्ट्रॉ से चित्र बनाए। साइमन ने अपनी सुंदर ड्राइंग से सभी को चकित कर दिया। इज़ी और मिरियम के बनाए चित्र भी प्रभावशाली थे। फिर साइमन, इज़ी और मिरियम को चेलम के विशेष प्रतिनिधि मंडल के लिए चुना गया। अगली सुबह वारसा के लिए विशेष प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ। वे इज़ी की गाड़ी में गए। साइमन ने अपनी बगल में रखे कंबल को हिलते हुए देखा। उसने सोचा शायद सड़क पर कोई गड्ढा होगा, लेकिन एक क्षण बाद उसने एक छींक सुनी जो कंबल के नीचे से आई। साइमन ने कंबल के एक कोने को पकड़ा और उसे ऊपर की ओर उछाला। अरे रेचल! नमस्ते पिताजी, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती हो, साइमन ने कहा। मेरा मतलब है तुम तो घर पर रहकर अपनी माँ की मदद करो। माँ को आज मेरी जरूरत नहीं है, रेचल ने कहा। लेकिन पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। यात्रा में खुद को व्यस्त रखने के लिए मैं अपने साथ कुछ लाई हूँ। रेचल ने कंबल की तहों में से एक किताब निकालकर दिखाई। वो एक जासूसी उपन्यास था। साइमन गुस्सा हुआ। ठीक है रेचल, ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, लेकिन याद रखना ये एक व्यापारिक यात्रा है। लुबेस्की स्ट्रीट पर मिठाई वाली दुकान पर हम नहीं रुकेंगे। शुक्रिया पिताजी, रेचल ने साइमन को गले लगाया और फिर वो जासूसी दुनिया में लीन हो गई। पूरी सुबह और अधिकांश दोपहर की यात्रा के बाद धूल से लथपथ सब लोग आखिरकार वारसा पहुँचे। शहर में काफी हलचल थी। बूढ़े और जवान, मजदूर, पैदल चलने वाले और विद्वान आपस में बतिया रहे थे, हंस और चिल्ला रहे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इज़ी ने छांव के नीचे गाड़ी खड़ी की। भव्य इमारतों को देखते हुए उसने टिप्पणी की, जरा देखो, यहाँ के घर इतने ऊंचे हैं कि पंछी भी इतने ऊंचे उड़ने में पस्त हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर हम चेलम में इस तरह के घर बनाएं, तो फिर कोई भी कभी भी हमारी बुद्धिमानी पर शक नहीं करेगा। लेकिन ऐसे घरों में कौन रहना चाहेगा? मिरियम ने पूछा। मैं तो नहीं रहूंगी।
क्योंकि इतनी ऊंचाई से मैं कभी भी आंगन में झांक कर नहीं देख पाऊंगी कि वहाँ क्या हो रहा है, और ना ही सेल्मा की रसोई से आने वाली लजीज महक को सूंघ पाऊंगी। मिरियम सही थी। सभी सहमत हुए और इसलिए वे आगे बढ़े। थोड़ी देर के बाद सड़क सक्रिय हो गई और अब इमारतों की जगह दुकानों ने ले ली। एक ऊंची टोपी, सुंदर ओवरकोट और चमकदार जूते पहने हुए एक सज्जन दुकान से बाहर निकले। जरा उस आदमी को देखो, इज़ी ने कहा। मुझे यकीन है कि अगर चेलम में हर कोई उसकी जैसे स्टाइलिश कपड़े पहने तो फिर कोई भी हमें बुद्धू नहीं समझेगा। लेकिन इज़ी, साइमन ने टिप्पणी की, एक ऊंची टोपी के साथ तुम भला क्या कर सकते हो? तुम ना तो उसे आसानी से हुक पर टांग सकते हो और ना ही उसमें अपने हाथ गर्म कर सकते हो। मेरी ऊनी टोपी से वो करना संभव है, और चेलम में इतने सारे पानी के गड्ढे हैं कि किसी के भी बूट ज्यादा देर तक चमकीले नहीं रहेंगे। साइमन सही था। वे सहमत हुए और इसलिए वे आगे बढ़े। जल्द ही वे एक व्यस्त बाजार में पहुँचे। वहाँ से मसालों और अन्य चीजों की अच्छी खुशबू आ रही थी। मिरियम ने कहा, आपने देखा कि कैसे वो दुकानदार मछलियाँ तोलने के लिए एक तराजू इस्तेमाल कर रहा है। अगर चेलम में भी उसी तरह का तराजू होता तो हर कोई हमें बहुत बुद्धिमान समझता। लेकिन मिरियम, इज़ी ने कहा, उसका क्या उपयोग? चेलम की मछलियाँ नदी में तैरना ही पसंद करती हैं। वे सहमत हुए और इसलिए वे आगे चलते गए। अब तक आसमान में सूरज ढलने लगा था। साइमन, इज़ी और मिरियम को पता था कि चेलम की वापस यात्रा करने का समय आ गया है, लेकिन वे खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे और इसीलिए ये तय करने के लिए कि क्या वे और आगे बढ़ें या वापस जाएं, वे वहीं रुके। जब रेचल ने देखा कि वे कहाँ रुके थे तो वो गाड़ी से छलांग लगाकर बाहर कूदी। पिताजी, मुझे ये जगह पता है। फिर उसने एक सुंदर दरवाजे वाली इमारत की ओर इशारा किया। मैं यहाँ माँ के साथ पहले भी आई हूँ। ये एक लाइब्रेरी है। एक क्या है? एक पुस्तकालय। पिताजी, यहाँ पर लोग अनेकों पुस्तकें पढ़ सकते हैं। पर वो जगह हमारी क्या मदद कर सकती है? साइमन ने पूछा। बहुत कुछ, रेचल ने जवाब दिया। पिताजी, जरा सोचें, चेलम में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? हमारे रेबॉय, वो सबको पता है। साइमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। और जब हमारे पुजारी प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं और जब वो दूसरों की मदद नहीं कर रहे होते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं? साइमन एक पल के लिए चकराया, लेकिन जब उसने दो लोगों को वहाँ से किताबें लेकर जाते देखा तो अचानक उसे एक विचार आया। तब पुजारी अपनी किताबें पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। तो दुनिया को दिखाने के लिए कि चेलम के लोग बुद्धिमान हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय होना चाहिए। इसके बाद रेचल आगे बढ़ी और फिर लाइब्रेरी की इमारत में गायब हो गई। साइमन, इज़ी और मरियम ने चुपचाप रेचल के सुझाव पर विचार किया। चेलम के लिए एक पुस्तकालय कोई भी लाइब्रेरी को गलत नहीं कह सकता था। कुछ ही क्षणों के बाद रेचल वापस आई। उसके हाथ में एक पतली नई किताब थी। साइमन ने उसका शीर्षक पढ़ा, द कलेक्टेड राइटिंग ऑफ द सेंट्स ऑफ चेलम। लेकिन बाकी किताबों का क्या? साइमन ने पूछा। एक पतली पुस्तक से काम नहीं बनेगा। हमें वारसा पुस्तकालय की सभी पुस्तकों को अपने साथ चेलम वापस ले जाना होगा। लेकिन पिताजी, अगर हमने सभी किताबें ले ली तो फिर वारसा के लोग क्या पढ़ेंगे? मुझ पर भरोसा रखें। मुझे लगता है कि एक उधार ली गई किताब से शुरू करने में ही समझदारी होगी। साइमन थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन बहस करने का समय नहीं था। सूरज ढलने लगा था और उन्हें लंबा सफर तय करना था। वे लोग सुबह तड़के ही चेलम वापस पहुँचे। प्रातः काल होने के बावजूद सभी गांव वाले उन्हें बधाई देने के लिए चौक में एकत्रित थे। हर्षल दर्जी ने खाली गाड़ी को देखकर कहा, अच्छा ये बताओ,
वो कौन सी चीज है जो चेलम से गुजरने वाले लोगों को ये समझाएगी कि यहाँ के लोग बुद्धिमान हैं, मूर्ख नहीं। उन्हें दिखाओ रेचल, साइमन ने कहा। रेचल ने वो पुस्तक दिखाई जो उसने वारसा लाइब्रेरी से उधार ली थी। फिर रेचल पानी के पंप के बगल में पड़ी हुई ईंटों पर खड़ी हुई। सभी लोग उस किताब को घूरते रहे। जरूर उसमें कुछ जादुई होगा, उन्होंने सोचा। विशेष प्रतिनिधि मंडल वारसा से यही क्यों वापस लाया? सब लोग किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद साइमन फुसफुसाया, रेचल, अब लोग धैर्य खोने लगे हैं। उनके अनुसार हम फेल हो चुके हैं। वे पूछ रहे हैं कि उस किताब से क्या फायदा होगा। आप सही कह रहे हैं पिताजी, अब कुछ करने की जरूरत है। रेचल घर भागकर गई और वहाँ से अपनी पसंदीदा पुस्तक लाई। फिर वो ईंटों के पास गई और उसने जानबूझकर उसे पहली किताब के बगल में रखा। अचानक ऐसे लगा जैसे कोई जादू फट पड़ा हो। मेरे पास भी एक किताब है जिसे मैंने अभी अभी पढ़ना खत्म किया है, सारा ने कहा। मैं भी एक पुस्तक दान कर सकता हूँ, दर्जी हर्षल चिल्लाया। और मैं भी किताबों का एक शेल्फ, संगीतकार राफेल ने कहा। हमें अपनी पुस्तकों को रखने के लिए अलमारियों की आवश्यकता होगी, साइमन ने घोषणा की। फिर किताबों के लिए शेल्फ बनाने के लिए वो अपनी वर्कशॉप में गया। हाँ, साथ में दीवारों और छत को मत भूलना, इजी ने साइमन से कहा। जल्द ही शहर का चौक लोगों की गतिविधियों से व्यस्त और जीवित हो गया। कुछ ने नई अलमारियों में किताबें रखी, दूसरों ने अलमारियों के चारों ओर दीवारें बनाई। कुछ लोग मेज कुर्सियां लाए। चेलम के लोग अपने नए पुस्तकालय से बहुत खुश थे। उन्होंने उसे रेचल की लाइब्रेरी नाम दिया। अक्सर लोग रोजाना किताबें उधार लेने के लिए लाइब्रेरी में आते थे। पानी ढोने वाला इजी वहाँ एक दिन में कम से कम 3 चक्कर लगाता था। वो हमेशा किताबें उधार लेने के लिए वहाँ नहीं आता था, वो वहाँ पंप से पानी भरने आता था, क्योंकि धीरे धीरे रेचल की लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो गई थी कि अब पानी का पंप भी लाइब्रेरी की दीवारों के अंदर आ गया था। तो बच्चों, सहकार रेडियो के बाल चौपाल में आपने सुनी कहानी रेचल की लाइब्रेरी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और ज्ञान वृद्धि करने वाले रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।